स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय हिंदी का 2021 का पेपर लिखकर हल कराएंगे। किस प्रकार आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है ये भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि डीएलएड में अच्छे अंक लाने हैं तो दो ही तरीके हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, बस दो ही तरीके हैं। और पढ़ना भी पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि 1 घंटे में 18 प्रश्न और 2 घंटे में 40 प्रश्न लिखने हैं आपको, ये ध्यान रखना। समझते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ते हैं, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है, तो यहाँ पर दिया है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, उपयुक्त तीनों। तो इसमें यह पूछा है उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर, यानी कहाँ पर उपयुक्त अवसर मिलता है उच्चारण शिक्षण का, तो ये मिलता है प्राथमिक स्तर। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर आ, यानी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो ब्लैक पेन से, काले पेन से बीच में उत्तर डालेंगे, उत्तर नंबर। और पहले का आ सही था, उसमें क्या लिखा था प्राथमिक स्तर, तो इस प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, ये ध्यान रखें। सही तरीके से लिखना होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सभी छात्र कमेंट में उत्तर लिखते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प आपको दिए हैं, इसमें से एक विकल्प आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी, तीसरा दिया है मुंशी प्रेमचंद और चौथा दिया है महादेवी वर्मा। तो इसमें से जो गोदान उपन्यास किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर नंबर डालेंगे बीच में काले पेन से, और नीले पेन से आप लिखेंगे सा, क्या था, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या लिखोगे, तो ये है आपका यथासंभव। यथासंभव, तीसरे का आ सही है, तीसरे का आ सही है, तो आप लिखेंगे इस प्रकार। किस प्रकार लिखेंगे, उत्तर नंबर बीच में डालेंगे और लिखेंगे आ यथासंभव। ठीक है, यथासंभव। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, जो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से बताना है गुणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार इसमें जो विकल्प नंबर 1 में क्या दिया है, थोड़ा, 2 में दिया है ज़्यादा, 3 में दिया है 3 और 4 में दिया है कठिन। थोड़ा, ज़्यादा और 3 ये परिमाणवाचक विशेषण हो गए, गुणवाचक विशेषण है कठिन। क्या है, कठिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न देखते हैं। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है, काले पेन से उत्तर नंबर डालेंगे 4, इसका दा सही है कठिन। काले पेन से उत्तर नंबर डालेंगे, इसका बा सही है। और ये नीले पेन से लिखेंगे, केवल उत्तर नंबर काले पेन से लिखेंगे, उत्तर नंबर और हेडिंग काले पेन से, बाद बाकी सब नीले पेन से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, ये आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है,
उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को यदि साथ याद करोगे तो आपको परिभाषा सही से याद हो जाएगी। दोनों प्रत्यय आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हो, प्रत्यय यानी पीछे, उपसर्ग यानी पहले, ठीक है, यानी किसी शब्दांश के, यानी कोई शब्दांश है किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे, ठीक है। तो इस प्रकार आप परिभाषा लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इस प्रकार लिखोगे, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे आ क्या है, उपसर्ग है। और ये सत्य, ये शब्द है, तो आ लग गया, सत्य माने सही बात है, असत्य यानी झूठ हो गया, अर्थ ही बदल गया। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, प्रश्न नंबर 7, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आई। यदि हम कहें रामायण तो इसका मतलब ये रामायण जो पुस्तक है, रामायण है, वो प्रॉपर में आएगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक में। लेकिन जो पुस्तक है वो जातिवाचक, पुस्तकों की जाति का बोध करा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार समझेंगे आप। उत्तर नंबर डालेंगे बीच में, जातिवाचक संज्ञा हेडिंग डाल लेंगे। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आप लिख देना पुस्तक, पहाड़, नदी, ठीक है। अगर हम पहाड़ में नाम दें हिमालय तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यदि नदी में हम नाम दें गंगा, यमुना तो ये गंगा, यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। लेकिन नदी क्या है, जातिवाचक, पहाड़ क्या है, जातिवाचक, पुस्तक क्या है, जातिवाचक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को समझते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताने, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक जिसमें कर्म हो और जिसमें कर्म नहीं हो, यानी सकर्मक, जिसमें कर्म है सकर्मक, कर्म सहित, सामान्य सहित यानी कर्म सहित, जिसमें कर्म है सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है अकर्मक। तो क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये आपका उत्तर नंबर 8 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 9। प्रश्न 9 को पढ़ते हैं। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति, जैसे मुंह से बोलकर अगर हम किसी भाव को, विचार को व्यक्त करते हैं वो मौखिक अभिव्यक्ति। अगर उसी भाव विचार को हम लिखकर व्यक्त करेंगे तो वो लिखित अभिव्यक्ति। अब इसे समझ लेते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। उत्तर डालेंगे, उत्तर नंबर 9, हेडिंग डालेंगे मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। अब लिखेंगे भावों एवं विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। यदि हम अपने भावों विचारों को बोलकर अभिव्यक्त कर रहे हैं, मौखिक मतलब ये है मुख से ही तो बोलेंगे। और लिखित अभिव्यक्ति की हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, भावों एवं विचारों को लिखकर, मौखिक में बोलकर, लिखित में लिखकर अभिव्यक्त करते हैं या व्यक्त करते हैं, उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसी प्रकार आपको अपने पेपर में, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। समझ लेते हैं कि उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। उत्तर नंबर 10 डालेंगे, उत्तर नंबर 10 डाल लेंगे, फिर लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे रोहित ने कहा मैं खाना खाऊंगा। रोहित ने कहा मैं खाना खाऊंगा। तो मैं क्या है,
ये सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, काल के प्रमुख रूप से यानी काल के प्रमुख रूप से कितने भेद हैं? तो काल को ही समय कहते हैं, तो काल के प्रमुख रूप से 3 ही रूप हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो गुजर गया है, भविष्य काल जो आने वाला है। यही तो 3 हैं। तो आप लिख देंगे, डालेंगे उत्तर नंबर 11। क्या डालेंगे? उत्तर नंबर 11। काल के प्रमुख 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्य काल। प्रश्न नंबर 12 और ये 2 नंबर का प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है। पढ़ते हैं, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता आपको बतानी है। तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर 12, हेडिंग डालेंगे कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी शिक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है। नंबर 1, कहानी शिक्षण से ज्ञान में वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण से मनोरंजन होता है। कहानी शिक्षण से कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी शिक्षण से तर्क शक्ति का विकास होता है। कहानी शिक्षण से रुचि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आप पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 12, कहानी शिक्षण की उपयोगिता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है समझते हैं। पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता, मौन वाचन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो मौन वाचन की उपयोगिता लिख सकते हो आप, अपने अनुसार लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो। उत्तर नंबर 13 डाल लेना। पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता निम्नलिखित है। इस प्रकार क्या है, आप लिख सकते हो कि किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। उपयोगिता क्या है? अगर आप चुपचाप पढ़ रहे हैं, मौन वाचन बिना बोले, तो किसी जो पाठ है या टॉपिक है आप पढ़ रहे हो, उसे ध्यान से पढ़ोगे, उस पर ध्यान लगा पाओगे। किसी अवतरण के विचार को आत्मसात करना, गति के साथ पढ़ने की क्षमता का विकास करना, विषय वस्तु का अर्थ समझना, विषय वस्तु पर ध्यान लगाने के लिए। तो ये सभी क्या हैं? मौन वाचन की उपयोगिता हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप अपने भाषा में लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण देखते हैं किस प्रकार आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर नंबर 14 डालेंगे, विशेषण हेडिंग डालेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े की ये विशेषता बता रहा है, घोड़ा संज्ञा है, काला घोड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण कौन है? काला। विशेषण के भेद हेडिंग डाल लेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, मीठा, कठिन, ये सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण हेडिंग, अब इसमें लिखेंगे जो विशेषण संख्याओं का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 10 गुने, ये सभी क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण हेडिंग डाल लेंगे, इसमें लिखेंगे जो विशेषण किसी वस्तु के परिमाण का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण यानी नापतोल, 2 लीटर, 10 किलो, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं
जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह है, वह है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। गद्य और पद्य में अंतर। गद्य और पद्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। देखते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे। उत्तर नंबर काले पेन से डाल लेंगे, गद्य डालेंगे एक तरफ काले पेन से, पद्य डालेंगे, ठीक है। अब गद्य में लिखेंगे, इसमें व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है। पद्य में क्या लिखेंगे, व्याकरण के नियमों पर बल नहीं दिया जाता है। गद्य में लिखेंगे, इसमें रस छंद अलंकार लय ताल नहीं होता है। पद्य में आप लिखेंगे, इसमें रस छंद अलंकार लय ताल होता है। गद्य में लिखेंगे, इसमें वर्णात्मकता रहती है, यानी वर्णन किया जाता है। और पद्य में लिखेंगे, इसमें गेयता रहती है, यानी गाया जाता है। गद्य में लिखेंगे, इसमें कहानी उपन्यास नाटक आदि आते हैं। और पद्य में लिखेंगे, इसमें दोहा चौपाई कहानी आदि आती हैं। तो इस प्रकार गद्य और पद्य में अंतर आपने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है ये समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगे, उपसर्ग यानी किसी शब्द के पहले लगे। ये डेफिनेशन है, दोनों में अंतर करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अंतर ही पूछा गया है और दोनों परिभाषा उदाहरण दे देंगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर 16, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डालेंगे उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, अब प्लस गुड़ यानी अवगुड़। पहले गुड़ था, अब लग गया तो अवगुड़ हो गया, ठीक है। प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में या पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे मानव, मानव में ता लग गया तो ये हो गया मानवता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। किसी दो औपचारिक पत्रों के नाम लिखिए। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये समझ लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। जब पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे और पेपर भी नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखें। उत्तर नंबर 17, हेडिंग डालेंगे औपचारिक पत्र। कार्यालय, अधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र पूछे गए थे दो, तो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है तो अच्छे अंक आएँ। क्यों अच्छे अंक आएँ, क्योंकि आपके प्रश्न एक भी छूटेंगे नहीं, वो आपको सभी प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। जब किसी बच्चे का भाषा विकास करना है तो उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, तभी तो भाषा का विकास होगा। प्रश्न नंबर 18 और अंतिम प्रश्न है, डाल लेंगे उत्तर नंबर 18। भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति निम्न प्रकार सहायक है। भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करना स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। पॉइंट नंबर 2, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बालक की झिझक दूर हो जाती है, झिझक दूर हो जाती है, जिससे भाषा के विकास में सहायक है। इससे बालक में संकोच दूर हो जाता है। इससे बालक में अपने विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति आ जाती है। अपने अनुसार पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। जब स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, यदि क्लास में कोई बालक बैठा है, यदि उसे बोलने की अभिव्यक्ति है स्वतंत्र, तो वो टीचर से प्रश्न भी पूछ सकता है, नहीं तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। उसके भाषा विकास होगा ही नहीं।
तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। अच्छे अंक लाने के 2 ही तरीके हैं, हम हर बार यही बताते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस के लिए हमने मैराथन क्लास में सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहे हैं। ये 2 ही तरीके हैं और कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू दोस्तों।